हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, जो आपके इस लेसन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। कुलाम का नियम, कुलाम एक साइंटिस्ट का नेम है। उन्होंने दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में एक लॉ दिया, जो बताता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो कितना तेज़ या कितना कम होता है। मान लो मैं किसी चीज़ को पकड़ के खींचूँ, वो जो मैं इस चीज़ को पकड़ के खींच रहा हूँ वो कितनी ताकत से खींच रहा हूँ, कितनी फोर्स से खींच रहा हूँ, वो बताता है कुलाम लॉ। बात करते हैं इसके बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और फिर सीधा कुलाम्स लॉ की तरफ जाएंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज बॉडी। ये नंबर 1 पॉइंट। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसी चार्ज बॉडी पर लगता है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन both the charges is opposite। जो दोनों चार्ज है उन पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। मान लो कोई एक चार्ज ये है प्लस क्यू और एक चार्ज है आपका ये प्लस क्यू। इन पर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से इस साइड फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन, और इसकी साइड उस साइड अपोजिट डायरेक्शन। या फिर प्लस क्यू चार्ज ये रखा है आपका, माइनस क्यू चार्ज ये रखा है आपका, इससे इस साइड, ऐसे इससे इस साइड और इससे इस साइड, ये भी आपका अपोजिट लग रहा है। नंबर 3, द मैग्नीट्यूड ऑफ both the force is same। इसका मतलब क्या है, इस चार्ज पे ये वाला चार्ज जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स इस चार्ज पर ये वाला चार्ज लगा रहा है। मतलब दोनों पे जो फोर्स है, दोनों पे जो बल लग रहा है वो बराबर है। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं आप पुरानी चीज़ से रिलेट कर रहा, डायरेक्शन अपोजिट हो, इक्वल फोर्स हो, अपोजिट फोर्स हो, तो ये आपका एबव 3 पॉइंट कंक्लूड डेट क्या बता रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। यह न्यूटन का एक्शन रिएक्शन पेयर, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, 9th क्लास में, कोई गन चलाते हैं उससे ब्लड आगे निकलती है, गन भी पीछे से भागती है, फिर बोट है ना उससे कूदते हैं तो बोट हल्की सी पीछे चली जाती है। वही क्या बता रहा, न्यूटन का एक्शन रिएक्शन। अबव 3 पॉइंट कैलकुलेट दैट दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ये 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट इसके आगे की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स
is always line joining। इसका मतलब क्या है? मान लो एक चार्ज ये है प्लस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू ये है। यहाँ बात करी थी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बोथ चार्ज इज अपोजिट। ये अपोजिट है, ये भी, ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऊपर लग रहा और ये नीचे लग रहा, ये भी तो अपोजिट है। लेकिन अगर ऐसा होता ये तो फिर ये गलत हो जाता। इसे और कंट्रोल करना है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग ये वाली सीधे सीधे ज्वाइन कर दी लाइन में, जो फोर्स लगेगा वो इसी लाइन में लगेगा। या फिर मान लो एक चार्ज रखा है आपका प्लस क्यू, वो ऐसा भी एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, आप जो लेंगे अब भी ऐसे लेंगे, लाइन ज्वाइनिंग जोड़ता हुआ ऐसे नहीं, उल्टा सीधा लगेगा। इससे इस साइड लग रहा तो इससे इस साइड लगेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के जो भी लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होते हैं उन्हें ही सेंट्रल फोर्स कहते हैं। ये आपके 6 पॉइंट हो गए। अब आगे चलते हैं मेन। यहाँ स्टेटमेंट, ये मेन चीज स्टार्ट हुई आपकी। स्टेटमेंट कहता है क्या है कूलम्ब्स लॉ? कोई दो चार्ज ले लिए, एक प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज लेने आपको। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटी हो, ना के बराबर, और एक प्लस क्यू चार्ज लेती है। पॉइंट चार्ज है दोनों, इन दोनों को जो इनकी जब बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? आर। इससे मान लो साइड फोर्स लग रहा और इससे साइड फोर्स लग रहा। देखते हैं। सी कूलम्ब्स लॉ states that the force attraction or a repulsion between two charge is लगाओ। The product of the magnitude of the charge, उन चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ both the charge is direct proportional। जैसे ये फोर्स लग रहा, ये प्रोपोर्शनल का साइन, दोनों चार्ज, इसे मान लो Q1 और इसे मान लो Q2। Q1 की मल्टीप्लाई Q2 से करी
द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्ज Q1 Q2 क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. पॉइंट 2 द डिस्टेंस between two charge ये कहाँ पे गया square of the distance between two charge is inversely proportional. जैसे ये ऊपर लिख देता हूँ इसके लिए F proportional to 1/r². इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर उन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक इसे और एक इसे ज्वाइन करेंगे. Q1 Q2/r². इसे ऊपर लिख दिया और इसे डिवाइड मतलब से लिख दिया. जब भी प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, वो हमने कौन लगाया k. where k is a constant. k की वैल्यू लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. इसकी होगी वैल्यू. अब कहीं कहीं के की जगह कुछ और रख देते हैं. वो क्या है, जैसे के की जगह रख देते हैं हम कभी कोई 1/4 एप्सिलॉन. ये है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन एप्सिलॉन इस के को यहाँ रख देंगे. F = 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r². एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. इसे हिंदी में लिख रहा हूँ, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक है. एप्सिलॉन. अब इसकी बात करते हैं. ये कूलम ला हुआ आपका, थोड़ी सी और बात करते हैं. ये जो आपकी परमिटिविटी है ये तीन टाइप की होती है. बात करते हैं एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन एम भी कहते हैं. इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ मीडियम ये आपका एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट
इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक और बची, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। इसका काम क्या होता है, मान लो ये दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच हवा हो सकती है, आप पानी डाल सकते हैं, आप तेल डाल सकते हैं। तो परमिटिविटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को, बल को घटा या बढ़ा देती है। बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या क्या होती है। ये होती है फ्री स्पेस के लिए 8.85 लगभग, यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू बताओ, तो आपको वैल्यू बतानी होती है। कभी कभी इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, कभी आप नीट का एग्जाम दोगे या फिर जे एडवांस मेन में कभी कभी यूनिट पूछ ली जाती है, ऐसे ही इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है कभी कभी। आगे बात करते हैं। हमने चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के बीच डिस्टेंस r मानी। अब ये डिस्टेंस r है, ये कितनी हो सकती है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस से लेके काफ़ी बड़ी तक आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट है छोटी छोटी कितनी होनी चाहिए। छोटी से आपको कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं। छोटी से छोटी डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ द डिस्टेंस should not be small 10⁻⁻15 मीटर between both the charge। डिस्टेंस आपकी इन दोनों चार्ज की इससे कम नहीं होनी चाहिए। कितना लगोगे, 0.000000015 टाइम तक। इससे छोटी क्यों नहीं होनी चाहिए, इससे अगर छोटी होगी तो आपको पता है न्यूक्लियस, ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियस की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। अगर ये डिस्टेंस इससे छोटी हुई, ये वाली डिस्टेंस इससे छोटी हुई, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम ना करके न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा, नाभिकीय बल काम करने लगेगा। और आपको पता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर यहाँ न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल काम करने लगेगा तो हम जो इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स is much more greater than electrostatic force and gravitational force से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, and gravitational force। ये तो हो गया। अब इसकी लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इसकी कुछ लिमिटेशन होती है या देख लेते हैं पहले। ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल, किसी मेटल के लिए कितनी होती है, इन्फिनिटी। और रिलेटिविटी, ये रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ले लिए, फ्री स्पेस ले लिए, फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है, ये लिख चुके हम 1। ये तो है फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी।
यह रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कितनी होती है, 1 होती है। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। जो फोर्स है Q1 चार्ज Q2, इसकी कुछ लिमिटेशन है। नंबर 1, इसकी कुछ लिमिटेशन है, वो मैं लिख देता हूँ। लिमिटेशन फॉर लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसके लिए चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। हम 2 चार्ज की बात कर रहे हैं, Q1 एंड Q2। चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। जब दोनों चार्ज रेस्ट में होंगे तभी कूलम्ब्स लॉ वर्क करेगा। अगर ये मोशन में है तो कूलम्ब लॉ वर्क नहीं करेगा। अगला है चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। इसका मतलब क्या है, ये चार्ज हमें टेस्ट चार्ज देना है। ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, और ये जो है काट दे, इतनी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है इतनी, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बस इतनी सी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी। इनकी बीच की डिस्टेंस से बहुत कम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका जो फील्ड है, क्षेत्र है, इतना बड़ा हो, छोटा सा हो, तब ये जाकर वर्क करेगा। इसकी कुछ लिमिटेशन है। और द डिस्टेंस बिटवीन both the charge is greater than, बड़ी होनी चाहिए। इससे इन दोनों की डिस्टेंस बड़ी होती है। अगर इससे छोटी होगी डिस्टेंस तो वर्क करने लगेगा न्यूक्लियर फोर्स, और हमें उसे डोमिनेट करवाना नहीं, क्योंकि अगर वो डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रिक को कुछ नहीं होगा। आगे बात करते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए आपके कूलम्ब्स लॉ के। तो ये जो कूलम्ब लॉ है ये बताता है इनके बीच कितना फोर्स लग रहा। आपको पता है फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब सदिश, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। अगर ये सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसलिए हम एक कूलम्ब का वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। अभी आपकी चीज़ हो गई, इसके बारे में आप पढ़िए। वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे इसकी। आगे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछ लेता है, वो बात करेंगे। वैल्यू आपको मैंने बताई दी है। ये रुकते हैं, आगे बात करेंगे कूलम्ब्स के वेक्टर फॉर्म की।